जब भी ये ऑयल क्राइसिस आया है, भारत की अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव असर पड़ा। अमेरिका के जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं, है ना, नेटो के हैं, जापान है, साउथ कोरिया है ना, वो ट्रंप से बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि उनको बहुत दबाया गया है, उनको बहुत एक तरफा जो वो किया गया है। इजराइल चाहता है कि एक तरह से ईरान को खत्म कर दिया जाए, जिससे आगे कभी वो उठ ना पाए। तो इसी ने उनके नेताओं को मारते चले जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 हफ्ते में तो स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन हो जाएगी। एक तरफ उत्पादन कम हो जाएगा और दाम बढ़ जाएंगे। और अगर ये इसी तरह से 1-2 महीने और चला तो लगता है कि रिसेशन तक आ सकता है। भारत का ट्रेड 16% होता है वेस्ट एशिया से, वहां पे क्योंकि जहाज नहीं जा पा रहे और एयर ट्रैफिक रुक गया है तो इसलिए वो ट्रेड रुक जाएगा, तो एक्सपोर्ट में असर होगा। तो एक तरफ इंपोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि हम जो एनर्जी जो कर रहे हैं, हर $1 अगर 1 साल के लिए बढ़ जाएगा तो $1 बिलियन का नुकसान है भारत को। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध 22वें दिन में प्रवेश कर गया और जो हालात हैं छुपे हुए नहीं है। अमेरिका तो बार बार ये कह रहा है कि युद्ध समाप्ति की ओर है, हमने ईरान को नेस्ता नाबूद कर दिया, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं, रुकने को तैयार नहीं। वो ताबड़तोड़ जवाबी हमले करते चले जा रहा है और उसने कह दिया है कि सीज फायर नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। इतने नेताओं, इतने अफसरों को खोने के बाद और हाहाकार है दुनिया में, हड़कंप है। जो गैस तेल भंडारों पर एक दूसरे के हमले हो रहे हैं और भी जिस तरीके से इस समय चल रहा है युद्ध में, तो उसने हिलाया हुआ है दुनिया को। हिलाने के साथ भारत जो है, भारत में इसके रेपरकेशंस साफ दिख रहे हैं। आपने देखा कि गत दिवस जो प्रीमियम पेट्रोल है वो ₹2.35 लीटर महंगा हुआ। इंडस्ट्रियल डीजल ₹22 का उछाल आया और जो हमारा डॉलर जो है वो तबाह कर रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारा रुपया है उसको नीचे नीचे और नीचे ढकेल रहा है। ₹93.69। आज सुबह ऐसा भी एक वक्त आया था 94.5 गया था। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, ये सीधे तौर पर तो बहुत चीजें दिख रही, लेकिन इसके पीछे भी बहुत कुछ है। भले ही वो कच्चा तेल ₹112, माफ कीजिए, $112 प्रति बैरल है, लेकिन आगे जो चीजें हैं बहुत दिखला रही कि क्या कुछ होने वाला। और साथ में डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, तो उसके अलग जो दुष्परिणाम है सामने आ रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति है, संकट ही संकट है। तो जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इन्हीं सबको डिकोड करने के लिए, समझने के लिए कि इस वक्त भारत को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए, कैसे जो अभी संकट और गहरा संकट होते जा रहा है, बचने के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, पूरी स्थिति को समझने के चलते हैं एक मेहमान के पास, विशेषज्ञ के पास। सबसे पहले जोड़ूंगा उनको। जुड़ गए हमसे, आपने पहचान लिया होगा, प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री और विदेश मामलों के जानकार। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने हमें वक्त दिया। क्योंकि वक्त कम है तो मैं अपने देश पे ही ज्यादा सवालों को रखूंगा और बाकी दुनिया से जो जुड़े सवाल है वो पूछ लूंगा, लेकिन मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। दोहरी मार, प्रीमियम पेट्रोल ₹2.35 लीटर महंगा कल हो चुका है। इंडस्ट्रियल डीजल को ₹22 उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो ये तो परोक्ष है। इसके साथ अपरोक्ष और क्या क्या हम अब झेलने के लिए विवश हैं, जो झेलना ही है अभी तत्काल तौर पर, आगे तो जो है सो है। पहले इस पे आपका एक नोट सर। देखिए, हो क्या रहा है कि दुनिया में एक शॉर्टेज हो गई है एनर्जी की, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल वहां से आता था, एलपीजी और जो ये सीएनजी ये वहां से आता था, और बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उत्पादन वहीं होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब दुनिया में शॉर्टेज होगी तो उससे दाम बढ़ेंगे ही, और दुनिया में क्रूड के दाम बढ़ गए, एलपीजी वगैरह के दाम बढ़ गए, तो भारत में भी जो आएगा वो सब महंगा आएगा। तो अभी तो सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, एलपीजी के बढ़ गए हैं, और जैसे आपने बताया कि ये जो 2 चीजें हैं इनके कल दाम बढ़े हैं। पर ये सब्सिडी देनी पड़ेगी या फिर दाम बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने एक स्टेबलाइजेशन फंड की भी बात रखी है कि 1 लाख करोड़ रुपए का स्टेबलाइजेशन फंड, उस पर हम आते हैं, क्योंकि स्टेबलाइजेशन फंड का तो पहले अभी कभी प्रावधान हुआ ही नहीं था। पहली बार ये प्रावधान हुआ है, पैंडेमिक के दौरान नहीं हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान नहीं हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये स्टेबलाइजेशन फंड क्यों एकदम से किया गया है? इसका मतलब यही है कि सरकार में कहीं पैनिक एक पैदा हो रहा है, क्योंकि एलपीजी की जो शॉर्टेज है, सरकार तो बार बार कह रही है नहीं शॉर्टेज है, लेकिन अब जैसे हमारे ही घर पे जो काम कर रहे हैं
उनको बेचारों को जो 950 का सिलेंडर था वो जो 3000 में मिल रहा है, जो कमर्शियल हैं वो कह रहे हैं कि 5000 में मिल रहा है, और कई जगह तो रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हो गए हैं क्योंकि वहां पे उनको एलपीजी नहीं मिल रहा है। तो फिर वो जो खाना कैसे बनाएं, और बहुत सारे जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है बाहर, तो इसलिए वो गांव में पलायन कर रहे हैं। अब मेरे यहाँ भी एक व्यक्ति आता है, उसके यहाँ 3 दिन से गैस नहीं है, वो बगल वाले घर से कोई जब वहां पे जो खाना बना रहा है, और वो भी बड़ी मुश्किल में है क्योंकि उनको बगल वालों को भी परेशानी है। तो जब खाना नहीं होगा तो कैसे वो काम करेंगे। तो एक पलायन सा शुरू हो गया, जैसे कि पैंडेमिक के दौरान पलायन हुआ था कि लोग शहर से गांव जा रहे हैं, गांव में कम से कम लकड़ी मिल जाएगी, कुछ उपले मिल जाएंगे, कोयले से कुछ इंतजाम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं एलपीजी के जो लेने के लिए, हालांकि सरकार बार बार कह रही कि शॉर्टेज नहीं है, पर शॉर्टेज तो हो ही गई है, और ट्रेडर्स फायदा उठा के जो ब्लैक में उसको कर रहे हैं, और जगह जगह छापेमारी से वो पकड़े जा रहे हैं कि सिलेंडर लोगों ने होल्ड कर रखे हैं। तो ये भी एक तरह से जैसे नोटबंदी के समय लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए थे, उसी तरह यहाँ पे भी लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो रहे हैं। तो इस सब से हो क्या रहा है, एक अनिश्चितता का काल बन गया है दुनिया में। ये नहीं पता कि कितने दिन चलेगी और युद्ध, है ना, क्योंकि सोचा गया था कि शायद 2-4 दिन 5 दिन में धड़ाधड़ इजराइल और अमेरिका बमबारी कर रहे हैं, और उससे जो ईरान जो धराशायी हो जाएगा, उनके शीर्ष के नेताओं को जो खत्म कर दिया गया है, रोज 1-2 को मार दे रहे हैं। तो लेकिन ईरान ने दिखाया कि वो बड़ा रेजिलियंट है, और उसने पूरी तैयारी की हुई थी। उसने ये तक तैयारी की हुई थी कि अगर जो एक नेता मरता है तो उसके नीचे कौन आएगा, उसके नीचे कौन आएगा, तो पूरी चेन उन्होंने बना रखी है। तो इसलिए उनका जो मतलब रेजिस्टेंस है वो कम नहीं हो रहा, कमजोर नहीं हो रहा। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि युद्ध खींचेगा, क्योंकि अभी बात हो रही है कि अमेरिका जो अपने सिपाही भी भेजने के लिए, जिनको बूट्स ऑन द ग्राउंड बोलते हैं, सिपाही भी भेजने को तैयार है। वो मुझे लगता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे जो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, और जो खर्ग आइलैंड है जहां से ईरान का जो तेल वगैरह बाहर जाता है, इन 2 जगह पे वो जो करेंगे। अब बूट्स ऑन द ग्राउंड जो आते हैं तो उससे फिर युद्ध शुरू हो जाएगा लैंड जो आर्मीज में, तो वहां पे परेशानी हो जाएगी, जैसे इराक में परेशानी हुई, सीरिया में परेशानी हुई, बाकी लीबिया में परेशानी हुई है। तो इसलिए ये बूट्स ऑन द ग्राउंड भी कोई आसानी का हल नहीं है। और इजराइल ने जैसे हमला कर दिया ऑयल एसेट्स पे ईरान के, तो ईरान ने भी पलटवार करके हमला कर दिया। अब ये जो हमले हो रहे हैं, इससे कतार के मंत्री ने कहा कि इसको हमको ठीक करने में 4-5 साल लग सकते हैं। तो अगर युद्ध कर 17% उनका नुकसान हुआ है, जो कतर जो उनका गैस फील्ड है वहां 17, और वो कह रहे हैं रिपेयर में 5 साल लग जाएगा, और वैसे 20% के आसपास है, और दुनिया का 20% वहीं से होता है जाता है। तो आप ये तो भयावह स्थिति है। तो इसलिए ये जो कितने दिन खींचेगा और ये अभी पता नहीं। तो इससे एक अनिश्चितता हो गई है। अब जब भी अनिश्चितता होती है तो उससे स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है, उससे फिर इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है, क्योंकि जितनी अनिश्चितता होती है तो जो इन्वेस्टर है उसको पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। तो एक तरफ एनर्जी के दाम बढ़ेंगे, एनर्जी के दाम बढ़ने से बाकी सब चीजों में एनर्जी का इस्तेमाल होता है, उनके दाम बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि अगर एनर्जी के दाम समझिए जब 50% बढ़े और उनका वेट हमारे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है समझिए उसका 10% है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 5% दाम बढ़ेंगे, क्योंकि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से सिर्फ 5% दाम नहीं, वो काफी बढ़ेंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने एक प्लास्टिक का पाइप हमारी सोसाइटी ने खरीदा था कोई 1-1.5 महीना पहले, तो उस समय जो 3500 का मिला था वो कल 5000 रुपए कोट कर रहा था। यानी कि आप देखिए 3500 पे 1500 बढ़ा दिया। तो ये फायदा उठाएंगे। अच्छा, और उसकी वजह क्या है कि देखिए जो एनर्जी नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ एनर्जी नहीं है, इनसे आपका जो क्रूड से एलपीजी निकलता है, इससे आपका फर्टिलाइजर में जो नैप्था वगैरह इस्तेमाल होता है, इससे आपका सल्फर निकलता है, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड से माइनिंग में इस्तेमाल होता है, तो माइनिंग में जो नुकसान होगा, है ना। फिर इसमें से पेट्रोकेमिकल्स जो निकलते हैं उसमें फार्मास्यूटिकल बनते हैं, उसमें से सिंथेटिक थ्रेड बनता है जो कपड़े में इस्तेमाल होता है, इसी से और भी प्लास्टिक जो बनते हैं। तो प्लास्टिक, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहां पे भी केमिकल्स वगैरह हैं वहां पे असर पड़ेगा, फर्टिलाइजर पे असर पड़ेगा, तो खाने पीने के उत्पादन पे भी असर पड़ने के लग रहा है। तो इसलिए तरह तरह के असर हैं, ये सिर्फ एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी तो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ और भी जो चीजें हैं, क्योंकि सबकी कमी के आधार पे ये होगा। तो इससे होगा क्या कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा दुनिया में, और ट्रेड कम हो जाएगा।
क्योंकि जो ट्रेड हो रहा है, जैसे भारत का ट्रेड 16% होता है वेस्ट एशिया से, वहां पे क्योंकि जहाज नहीं जा पा रहे और एयर ट्रैफिक रुक गया है, तो इसलिए वो ट्रेड रुक जाएगा, तो एक्सपोर्ट में असर होगा। तो एक तरफ इंपोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम जो एनर्जी जो कर रहे हैं, हर $1 अगर 1 साल के लिए बढ़ जाएगा तो $1 बिलियन का नुकसान है भारत को। तो अगर $50 बढ़ गया है तो $50 बिलियन का आपका जो इंपोर्ट का जो बिल बढ़ जाएगा, और जो उधर एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो आपका जो डेफिसिट बढ़ जाएगा, बजट जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का है, तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाने लगेगा, तो रुपया कमजोर हो जाएगा। जब रुपया कमजोर होगा तो इंपोर्टेड प्राइस का इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब ये इंपोर्टेड प्राइस का जो वो बढ़ेगा तो उससे हमारे देश में जो इन्फ्लेशन और तेज होगा। तो कई तरह से इन्फ्लेशन तेज होगा, एनर्जी से भी होगा, जो रुपए के कमजोर होने से भी होगा, अनिश्चितता से भी होगा, स्पेकुलेशन से भी होगा। और देखिए हम क्या है कि जो क्रूड खरीदते हैं उसका 20 से 30% जो रिफाइंड होता है वो यूरोप को बेचते हैं, रिलायंस वगैरह वो बेचते हैं। तो यानी कि सिर्फ हम अपने अंदरूनी सप्लाई का ही नहीं, जो बाहर बेच रहे हैं उसको अभी हमने एक्सपोर्ट रोका नहीं है, तो हमें वो एक्सपोर्ट रोक देना चाहिए, क्योंकि जो नहीं तो हमारे जो क्रूड के भंडार वगैरह हैं वो कम होते चले जाएंगे, क्योंकि ये आना तो कम हो ही गया है। जहां पे रोज 100 शिप्स निकलते थे हॉर्मुज स्ट्रेट से, वहां से मुश्किल से 2-4 निकल रहे हैं। तो ये क्रूड तो आना कम हो ही गया है, चाहे चीन को मिले, चाहे थोड़ा बहुत भारत को मिले, या हम थोड़ा बहुत रूस से खरीद लें जो हाई सीज पे है। और अब जो अमेरिका कह रहा है कि जो ईरान का भी हाई सीज पे क्रूड है उसको भी लोग खरीद सकते हैं, शायद उस पर भी पाबंदी हटा दी जाए। तो ये भी एक परेशानी है। हमें भी 30 दिन की अनुमति दी है, अमेरिका ने कहा है कि अब ईरान से 30 दिन हाँ, रूस से खरीदने की परमिशन दिया है, लेकिन अभी ईरान से भी आ गया, ईरान से भी आप 30 दिन ले सकते हैं, ऐसा निकल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं। अच्छा, तो मैंने तो ये अभी सुना नहीं, मैंने तो यही सुना था ये सोच रहे हैं। जो बेसेंट साहब हैं उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, उन्होंने कल कहा था कि हम सोच रहे हैं, तो हो सकता है ऑर्डर पास कर दिया हो। पर पॉइंट ये कि अल्टीमेटली तो ये शॉर्टेज तो है ही, आप चाहे ये ईरान का या चाहे रूस का जो तेल ले भी लें, उससे ज्यादा हफ्ता 10 दिन का जो शॉर्टेज है वो कम हो जाएगा, लेकिन शॉर्टेज तो है ही। तो उसकी वजह से उत्पादन पे, उससे आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, फॉरेन एक्सचेंज का, अब जो फॉरेन एक्सचेंज का जो बाहर जा रहा है तो रुपया कमजोर हो रहा है, तो जो एनआरआई वगैरह हैं वो पैसा बाहर निकालेंगे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर निकालेगा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कम होने लगेगा और ज्यादा, तो उससे रुपया और कमजोर पड़ जाएगा, और उसका असर फिर हमारे जो इन्फ्लेशन पे होगा। फिर हमारे जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो बहुत सारे पश्चिम एशिया के देशों में हैं, वो लोग भी पैसा निकालेंगे बाहर से, जो उन्होंने एनआरआई डिपॉजिट में जो किया हुआ है। बाकी और जो एनआरआई हैं वो भी देखेंगे कि जब रुपया कमजोर हो रहा है तो फिर वो अपने जब एसेट्स को बाहर निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको तो डॉलर में रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व पे असर पड़ना होगा ही होगा, और स्टॉक मार्केट पे असर और ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा तो उसका असर हमारे ग्रोथ रेट पे पड़ेगा, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसी के हिसाब से हमारा अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होती है। तो तरह तरह से आप देखिए तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें करना क्या चाहिए, है ना। तो भारत को मतलब क्या, दुनिया को मेरा मानना है कि ये एक सप्लाई शॉक है, ये डिमांड का शॉक नहीं है। यहाँ पे आपका जो उत्पादन है उसमें कमी आई है, क्योंकि इनपुट्स में कमी आ रही है ना। तो ये डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, जो आप जो आरबीआई के थ्रू या सेंट्रल बैंक के थ्रू आप इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के जरिए या बाकी और जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है उसके जरिए आप जो डिमांड को कंट्रोल कर लें। यहाँ तो आपको सप्लाई बढ़ानी है। अब सप्लाई कहाँ से बढ़ेगी, मतलब हो सकता है कि आप मतलब रूस से थोड़ा ज्यादा तेल हो जाए, अमेरिका से थोड़ा ज्यादा एलपीजी और जो तेल हो जाए वेनेजुएला से, पर इतनी तेजी से ये सारा जो 20% की कमी है वो एकदम से कमी पूरी नहीं हो सकती। तो ये सप्लाई शॉक है। इस सप्लाई शॉक को डील करने के लिए सरकार की नीतियां बहुत जरूरी हैं। सरकार ही अपनी नीतियों से उसको डील कर सकता है। तो जैसे कि मेरा मानना है कि अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो एक्सपोर्ट को तो तुरंत हमें रोक देना चाहिए। बस ये कि जो नेबरहुड है हमारा, जैसे बांग्लादेश ने मांगा है, श्रीलंका ने मांगा है, उनको तो हम थोड़ा बहुत सप्लाई करें, पर जो हम यूरोप को कर रहे हैं उसको हम रोक दें अभी, और यह स्थिति देखें, अगर स्थिति सुधर जाती है तो उसको दोबारा चालू कर सकते हैं। लेकिन अभी तो के लिए रोक दें, नहीं तो हमारी जो स्टॉक्स हैं वो कम होते चले जाएंगे, और जितने स्टॉक्स कम होंगे उतना यहाँ पे दाम बढ़ने के जो गुंजाइश ज्यादा है। और फिर हमें रैशनिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि एलपीजी के केस में हमने कॉमर्शियल जो एलपीजी है
उसमें हमने थोड़ा रैशनिंग कर दिया है, किसी को 70%, किसी को 80% हमने कॉमर्शियल यूज के लिए कर दिया है। अभी हाउस होल्ड्स के लिए तो रैशनिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि शॉर्टेज है तो हाउस होल्ड्स को मिल ही नहीं रहा है। तो ये कहीं बात डीजल और पेट्रोल के सिचुएशन में भी ऐसा ना आ जाए, इसलिए हमको कुछ रैशनिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर जो हमारा जो एनर्जी इंटेंसिव उत्पादन है, वहां पे कुछ हमें रोक लगानी पड़ेगी। मतलब कि हमें कमी लानी पड़ेगी कि अपना एक बैलेंस बनाने के लिए जिन चीजों में एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होती है, पेट्रोल डीजल वगैरह, एलपीजी वगैरह, उनमें थोड़ा हमें कटौती करनी पड़ेगी, जिससे कि हम बाकी जो एसेंशियल चीजें हैं उसमें सप्लाई अपनी बरकरार रख सकें। इसलिए मेरा मानना है कि जैसे कि हम प्राइवेट व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स को कम करें और पब्लिक व्हीकल्स को ज्यादा इस्तेमाल करें। और जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रकों में कम करें और रेलवेज पे ज्यादा करें, क्योंकि रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी से चल सकती हैं। तो जो ये हमको एनर्जी के सेविंग के सोचना पड़ेगा तुरंत, जिससे कि अगर आने वाले समय में युद्ध और चलता रहे 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते, तो फिर हम कैसे उससे कोप करेंगे, उसके लिए हमें एक युद्ध स्तर पे अपनी नीति बनानी पड़ेगी और सबको कमर कसनी पड़ेगी। फिर जो हमारा इनएसेंशियल कंजम्पशन है, जैसे कि बहुत ज्यादा लग्जरी कंजम्पशन होता है, 5 स्टार होटल्स वगैरह होते हैं, उनमें बहुत एनर्जी का इस्तेमाल होता है, तो हमको वहां पे कुछ रोक लगानी पड़ेगी, जिससे कि एसेंशियल के लिए कमी ना हो। इनएसेंशियल जो चीजें हैं जो हम मतलब कर सकते हैं, जैसे कि पैंडेमिक के दौरान होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे लोगों ने ज्यादा जाना कम कर दिया था, उसी तरह से यहाँ पे भी अभी शायद करना पड़े। तो कुछ हमें मतलब अपनी कमर कसनी पड़ेगी, नहीं तो कमर नहीं कसेंगे तो हम 22 दिनों में ऐसा दिखा नहीं अब तक। 22 डेज 22 दूसरा में सर एक चीज और भी थी, जैसे मैं सुबह देख रहा था, जो डॉलर है, आपने जो बात कही, रुपए 94 रुपए 5 पैसे तक गया था, अभी थोड़ी देर पहले देखा 93.69 है। सेंचुरी की और है शायद, अगर सेंचुरी, मुझे क्या, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये कुछ निकटता लगती है आपको जिस तरीके के हालात हैं, जो सारा कुछ दुनिया में स्थिति है? क्या देख पा रहा हूं, ये होता है तो क्या आकार की स्थिति क्या हो जाएगी? देखिए, ये मैंने कहा अनिश्चितता का काल है। आज प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि 2 हफ्ते बाद क्या होगा, 4 हफ्ते बाद क्या होगा, 8 हफ्ते बाद क्या होगा। तो कितना रुपया गिरेगा वो निर्भर करेगा कि हम अपनी क्या नीतियां बनाते हैं मैक्रो में, है ना। अगर हमारी जो एनर्जी पॉलिसी हम सही ढंग से चलाते हैं और हमारी एनर्जी शॉर्टेजेस इतनी नहीं हो जाती हैं कि हमारा उत्पादन पे बहुत असर पड़े और हमारे जो दामों पे असर पड़े, तो दुनिया में ही जो दामों पे असर पड़ गया है। और दुनिया में ही अगर आप देखें तो जो अमेरिका तक में 30-40% के दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल के, बाकी सब देशों में भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो एक स्थिति है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 हफ्ते में तो स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन हो जाएगी। एक तरफ उत्पादन कम हो जाएगा और दाम बढ़ जाएंगे। और अगर ये इसी तरह से 1-2 महीने और चला तो लगता है कि रिसेशन तक आ सकता है, क्योंकि फिर क्या है, जब दाम बढ़ जाते हैं तो लोगों की डिमांड कम हो जाती है। जब लोगों की डिमांड कम हो जाएगी तो फिर उत्पादन भी गिरने लगेगा। जब उत्पादन गिरने लगेगा और इन्फ्लेशन रहेगा तो उससे फिर जो एक रिसेशनरी सिचुएशन आ जाती है। तो क्योंकि आने वाले समय में अभी हमें पता नहीं ये युद्ध और कितने दिन खींचेगा, क्योंकि प्रेशर है दोनों तरफ। और ईरान ने तो कह दिया कि हम तो लड़ते रहेंगे जब तक कि सही ढंग से हमारी वो बात नहीं सुनी जाएगी। यानी कि आगे वो तो बातचीत कर रहे थे, और कतार के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कह भी दिया था कि करीब करीब समझौता हो गया था, और उसके अगले दिन जो इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, उनके जो टॉप लीडर हैं उनको मार दिया। तो यानी कि उन्होंने 2 बार देखा। जून पिछले साल भी यही हुआ कि नेगोशिएशन चल रहे थे और एकदम से हमला हो गया। इस बार भी नेगोशिएशन में ये मान गए थे सारी मांगे, जो कतार के मिनिस्टर हैं और ब्रिटेन के भी मिनिस्टर ने कहा कि वो तो करीब करीब समझौता हो गया था, फिर क्यों ये किया। तो मेरा मानना है कि ये जो इजराइल का जो स्ट्रैटेजी है और यूएस की स्ट्रैटेजी, इजराइल चाहता है कि एक तरह से ईरान को खत्म कर दिया जाए, जिससे आगे कभी वो उठ ना पाए। तो इसीलिए उनके नेताओं को मारते चले जा रहे हैं। और अमेरिका का ये है कि उसका जो ऑयल पे थोड़ा जो कब्जा हो जाए, जिससे कि अभी उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि अभी वेनेजुएला पे तो हो ही गया है और ये भी हमारा फ्रेंडली हो जाएगा, तो हमारा जो वर्चस्व हो जाएगा सारी दुनिया पे ऑयल पे। तो इसलिए दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, यहाँ तक कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव भी बार बार बदलता चला जा रहा है। तो इस स्थिति में ये कहना कि ये कितने दिन और युद्ध चलेगा, कब तक चलेगा, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया कि हम तो लड़ते जाएंगे, और उन्होंने दिखा भी दिया कि रेजिलियंस, इतनी बमबारी हुई है उन पे, इतनी बमबारी हुई है वहां पे F-35 मार गिराना, उसको टारगेट कर देना अपने आप में अमेरिका के लिए तो इससे चलना, उनके बहुत ताकतवर जब उसको नुकसान पहुंचाया उन्होंने। F-35 जैसा अगर पहुंचा रहे तो उसके पास है, शक्ति तो है, कोई भी बैकअप भी है कुछ ना कुछ।
तो उसने अपनी एक रणनीति बना रखी है कि उसको पता है कि एक दिन ऐसा अटैक होगा, इसीलिए उसने अपनी मिसाइल छिपा के रखी है, उन्होंने अपने जो ड्रोन्स छिपा के रखे, जो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी है। अब मुझे लगता है कि इस समय उनको चीन से भी मदद मिल रही है, क्योंकि टारगेटिंग बड़ी प्रिसाइज हो रही है उनकी। वो जो उनका बाइडू सिस्टम है, जो सैटेलाइट सिस्टम, उससे उनको टारगेटिंग में जरूर मदद मिल रही होगी। और क्योंकि रूस भी बना रहा है ये जो शाहीन शाहिद जो ड्रोन्स हैं, तो हो सकता है शाहिद ड्रोन्स भी वहां से आ रहे हों रूस की मदद से, क्योंकि उनके जो जखीरे पे अटैक तो जगह जगह किया है, पर फिर भी उनके पास काफी है। तो यानी कि वो दिखा रहे हैं कि वो रेजिलियंट हैं और इंस्पाइट ऑफ अटैक। अच्छा, दूसरी बात ये कि वहां पे इजराइल को लगता है कि लोग उठ खड़े होंगे और खिलाफत करेंगे। अब ये भी सोचना है कि आखिर ईरान की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी क्यों? वो इसलिए बिगड़ी क्योंकि पिछले दसियों साल से उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, उनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही थी। पहले आप उनकी अर्थव्यवस्था को जो अटैक करें और फिर कहें कि देखो लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है। तो ये एक इंजीनियर किया गया है, क्योंकि आपने देखा कि इजराइल के जो टॉप नेताओं को कैसे मारा जा रहा है। वो आज ही नहीं, वो कई सालों से जो टॉप नेताओं को मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, मोसाद ने, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, और CIA जो अमेरिका की है, उन्होंने पेनिट्रेट कर लिया है बड़े लेवल पे जो टॉप लीडरशिप को। जैसे मडूरो को पकड़ने के लिए उन्होंने बताया ट्रंप साहब ने कि कैबिनेट का एक मिनिस्टर ही हमारे साथ हो गया। तो वो आपको खबर देता रहता है कि भाई ये आज ये मडूरो कहाँ पे हैं, क्या है। तो ये एक तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इतना जबरदस्त हो गया है, सैटेलाइट से इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो जाता है। आपने सारे जो तेहरान के जो कैमरा थे, जो स्ट्रीट कैमराज, उन पे कब्जा कर लिया। तो आपको मूवमेंट पता है। तो आज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इतना जबरदस्त है कि आप जो नेताओं को किल कर सकते हैं। वहां पे आपने अपने खुफिया जो बिठा रखे हैं। तो उसके बावजूद मतलब आज ईरान फिर भी इतना रेजिलियंट हो गया कि आज वो अभी भी अटैक करे जा रहा है ना, और प्रिसाइज अटैक कर रहा है। तो मेरा मानना है कि ये ईरान को धराशायी करना ये रूस और चीन के हित में भी नहीं है। तो रूस और चीन भी मदद करेंगे, हालांकि वो खुल के नहीं कर रहे, पर फिर भी वो मुझे लग रहा है कि वो काफी मदद दे रहे हैं ईरान को, और इसीलिए ईरान इतना रेजिस्ट कर पा रहा है। सर, ये जो मार्केट में तबाही है दुनिया भर में, और हमारा भी जो शेयर मार्केट तो आप देख रहे हैं कैसा है। और दूसरा चीज ये भी है कि जो बिकवाल है जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, खासकर उन्हें जब निकला ये भी है, इसको आप तस्दीक कर दीजिएगा कि जो भारत सरकार के बॉन्ड हैं 35,600 करोड़ के बेच दिए, ऐसे कुछ सूचना निकल कर रही है। यानी क्या यहां भी भरोसा टूट रहा है? भारत सरकार के बॉन्ड बिकना ये बड़ा कहीं बहुत ज्यादा पैनिक या बहुत ज्यादा कहीं सेटबैक नहीं कहलाएगा? और आरबीआई आप कह रहे हैं कि वो नहीं, और हाथ पैर फूले हुए सरकार के, आरबीआई दोनों के। बिल्कुल, देखिए ये तो स्थिति क्लियर है कि भारत की निर्भरता बाहर से तेल पे बहुत ज्यादा है। मतलब करीब करीब 85% तो क्रूड ऑयल आता है और 50 से 60% LPG वगैरह आता है। तो भारत पे बहुत असर पड़ेगा। बाकी और देशों पे जहाँ पे कि उनकी कुछ आत्मनिर्भरता ज्यादा है, उन पे कम पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और पड़ ही रहा है। और आपने देखा कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है। जब भी ये ऑयल क्राइसिस आया है, भारत की अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव असर पड़ा। वो चाहे यौम किपुर वॉर 1973 की ले लें, वो चाहे 1979-80 की जो इराक ईरान का जो हुआ, वो चाहे 89 में जब हुआ, है ना। हर बार जैसे ही जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था एक क्राइसिस में आ जाती है, क्योंकि हमारी एनर्जी इंटेंसिटी तो बढ़ गई है, लेकिन एनर्जी का प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ा। और हमने भी कोयले पे ना डिपेंड करके जो ये पेट्रोल और डीजल और ये LPG पे ज्यादा डिपेंड करना शुरू किया। हालांकि हमारे पास कोयले के भंडार बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो बड़े पोल्यूटिंग हैं। तो इसलिए हमने ये क्लीन एनर्जी इसकी तरफ किया। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए थी कि हमारी आत्मनिर्भरता बने, पर आत्मनिर्भरता धीरे धीरे कम हुई। 1980s में हम करीब 30-35% करते थे इंपोर्ट, क्योंकि बॉम्बे हाई का मिल जाता था, गोदावरी का बाद में आया। लेकिन आज हम 85% और 60% जो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने वो स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट की, हमने वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की, जैसे कि हम इसमें जो हमारे अभी हुक्मरान है वो तो लगातार आत्मनिर्भर भारत। अगर आप तुलनात्मक करिए कि जो मनमोहन सिंह जी के समय में हमारा इंपोर्ट था, वो अब और बढ़ गया है। बल्कि इंपोर्ट हम पहले कम थे, आज ज्यादा हो गया। आप कहां आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रहे हैं? कैसे हो रहा है? बिल्कुल, तो ये असल में हमारी कॉन्शियसनेस इस प्रकार की नहीं रही है कि हम अपने को इन चीजों में, जो क्रिटिकल चीजें हैं, उसमें आत्मनिर्भर बनाएं। अब देखिए 1965, 66, 67 में जो बड़ा ड्राउट आया था, तो हम अमेरिका पे निर्भर थे। PL 480 का ग्रेन आता था,
तो उस समय हमने स्ट्रेटजी की कि हम जो फूड आइटम में हम आत्मनिर्भर होंगे। तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी आई, वो टेक्नोलॉजी की वजह से आई। इसी तरह हमें भी टेक्नोलॉजी करनी चाहिए कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे और बढ़ाएं। भारत में हम फॉर्चुनेट है कि सूरज हमारे पास बहुत मतलब सूरज की किरणें बहुत आती हैं, है ना। हम सोलर को बहुत तेजी से बढ़ा सकते थे, लेकिन चीन उसमें आगे, हम उसमें पीछे रह गए। और वजह ये, हर चीज में देखिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे जरूरी है। आपकी जितनी R&D होगी, आप उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे और आप अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो हमने सोलर पे क्यों नहीं इतने सालों तक किया, जैसे चीन ने एकदम कर लिया, वो डोमिनेट कर रहा है उसमें सोलर पे। उसी तरह विंड एनर्जी है, उसी तरह ओशन एनर्जी है। हमको इनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ना चाहिए था पिछले 30-40 सालों में, ना कि हम पेट्रोल डीजल और इन सब चीजों पे। क्योंकि हमने देखा जब भी ऑयल क्राइसिस होता है तो हमारे देश में संकट आ जाता है। तो R&D पर ये तो लॉन्ग टर्म है, अभी शॉर्ट टर्म के कदम उठाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा मीडियम टर्म में क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में तो आत्मनिर्भरता बहुत ही जरूरी है, खासकर एनर्जी जो एक बहुत ही बुनियादी चीज है, उसके लिए आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी है। उसके लिए हमें R&D पे जो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। हमारा R&D पे 0.6% GDP का खर्च होता है, जब हमारी चीन जो कॉम्पिटिटर है वो 3% करता है और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है, तो हमसे 22 गुना ज्यादा वो R&D में खर्च करते हैं। इसीलिए वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सारी दुनिया में छा गए हैं, क्योंकि उन्होंने हर तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया। हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते? क्योंकि हमने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, हमने R&D पे ध्यान नहीं दिया। अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो अच्छी R&D नहीं होगी, अच्छी R&D नहीं होगी तो हम दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो कर्व हो जाती है, और ये दुनिया में दिख रहा है। इसीलिए आज भारत पे विश्वास कम हो गया है। जो आप बॉन्ड की बात कह रहे हैं कि जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रहा है, NRIs भी पैसा अपना खींच रहे होंगे बाहर, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में पड़ेगा, तो उससे भारत की स्थिति कमजोर पड़ेगी। इसीलिए फिर भारत की सरकार पे जो है वो कम हो जाएगा, और इसीलिए भारत की सरकार ने एक पैनिक में आके एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड की बात कर दिया है 1 लाख करोड़ की। जी, मैं अंतिम 2 सवाल एक ही साथ कर लेता हूँ, दोनों को कर दीजिएगा। एक तो जो यूएस का रोल है, यूएस ने नाटो को कह दिया, नेटो कह रहे हैं कि ये तो जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कि ये जो है कहीं कागज के शेर साबित हुआ। एक ये कहना, ये कितना इससे और क्या कुछ रेपरकेशंस होंगे, एक। और दूसरा जो अभी खेती को लेकर निकट आ रही हमारी बोनी जो है, वहां उस पे क्या, क्योंकि बहुत कुछ है। देखिए आप जो हम BS6 गाड़ियों में जो टेक्निकल ग्रेड यूरिया इस्तेमाल करते हैं, 44% हाइक हुआ है उसमें। बहुत सारे मतलब चुनौतियां ही चुनौती, लेकिन खासकर जो हम इस स्तर पर जो, क्योंकि हम तो खेती आधारित ही हैं, हम कृषि आधारित हम देश हैं, तो वहां पर क्या आप इसके रेपरकेशन देखिएगा बहुत तत्काल तौर पर? दूर तो जो है सो है, अगला तो होगा। और दूसरा जो ये नेटो को लेकर कह रहे हैं, और वो जो ट्रंप के जो दावे हैं, तो वो क्या और हालात पैदा करने वाले? दोनों पर आप सम अप नोट एक छोटा। देखिए, जो अमेरिका के जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं, है ना, नेटो के हैं, जापान है, साउथ कोरिया है ना, वो ट्रंप से बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनको बहुत दबाया गया है, उनको बहुत एक तरफा जो वो किया गया है, और वो फिर ग्रीनलैंड पे भी कब्जा करना चाहते हैं। तो एक तरह से टूट हो गई है वो जो एक संगठन जो एक था। तो ट्रंप इसी में सर, मुझे 200 बिलियन डॉलर मांगे थे, वो भी संसद ने दिया। पहले पूरा हिसाब दीजिए हमको, तब हम आपको दे पाएंगे। वो भी मतलब ट्रंप के लिए भी परेशानी है बहुत सारी। नहीं, ट्रंप के लिए और भी परेशानियां हैं, क्योंकि जो देखिए जो दाम बढ़ रहे हैं, और जो अगर रिसेशन आ गया तो अभी इलेक्शन भी तो आ रहे हैं नवंबर में, और जिसका असर होगा। फिर जो उनका मागा बेस है, वहां पे मागा बेस में टूट हो गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड आप भेज रहे हैं, आपने तो युद्ध शुरू कर दिया, आपने कहा था तो युद्ध तो खत्म करेंगे। तो इसलिए जो उनकी अपनी मागा बेस है उसमें भी टूट हो रही है, और डेमोक्रेट्स तो वैसे ही परेशान है ना। तो इसलिए जो ट्रंप को ये ध्यान देना पड़ेगा कि उनका इलेक्शन नवंबर में अगर वो हार जाते हैं, तो जो ट्राइफेक्टा उनके पास है कि उनका जुडिशरी, कांग्रेस और जो एग्जीक्यूटिव, तीनों पे कंट्रोल था, अब वो तीनों पे कंट्रोल कम हो जाएगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके टैरिफ भी सही नहीं है, वो पावर तो जो कांग्रेस की है। तो ट्राइफेक्टा टूट रहा है, तो अंदर से भी ट्रंप को ऑपोजिशन होगा, और बाहर भी जो उसके अलाइज हैं वहां पे भी ऑपोजिशन होगा। तो ट्रंप की स्थिति मुझे लगता है धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। और क्योंकि ट्रंप बहुत ही ट्रांजैक्शनल है, वो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं और लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते हैं, इसलिए अमेरिका की नीति गलत पड़ती चली जा रही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये दुनिया में एक उथल पुथल की स्थिति है, क्योंकि हर अलग अलग जाएगा। और जो आपने कृषि की बात कही, तो कृषि पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि जब वहां पे जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक हैं, जब उनमें शॉर्टेज होगी, उनके दाम बढ़ जाएंगे, तो कृषक भी कहेगा कि भाई आप जब बढ़ाइए, हमारे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह है।
तो एक तरफ शॉर्टेज हो जाएगी और दूसरी तरफ एमएसपी बढ़ेगा, तो एक तरह से वो स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो दुनिया जो बाकी चीजों की है वो उसमें ऐड करेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि कृषि में भी परेशानी बढ़ती चली जाएगी। इसमें एक चीज और भी है भाई, होती बहुत छोटा सा आप कर दिए क्योंकि आपका समय हो रहा है, आपको दूसरा इंटरव्यू देना है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो करे टूट टूट और टूट की, और तो ये भी हम क्या इसको आगे देखें कि ये भी कहीं टूट सकता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ना रहे, वहां भी टूट का संभावना है, देखते हैं, संभावना है जस्ट। वो तो जरा मुश्किल लगता है क्योंकि मतलब उनके सबका आपस का इंटरेस्ट है। पर ये बात सही है कि जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट है वो बिल्कुल अलग है और वहां पे पॉपुलेशन बहुत है, और जो मिड वेस्ट वगैरह है वहां पे रिपब्लिकन बहुत है, वो कंजर्वेटिव हैं साउथ में और मिड वेस्ट में। तो एक तरह से तो ऑलरेडी डिफरेंसेस तो काफी उनके रहे हैं, और ये कोई नए डिफरेंसेस नहीं है, ये तो 85 साल के हैं। जो डेमोक्रेट साउथ से आते हैं वो जो रिपब्लिकन जो ईस्ट कोस्ट से आते हैं उनसे ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। तो ऐसा नहीं कि जो यूनिफॉर्मली रिपब्लिकन्स कंजर्वेटिव हैं और डेमोक्रेट्स लिबरल हैं। जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी है। कई चीजों पे वो चाहते हैं कि एक मल्टीलैटरल सिस्टम हो, जबकि रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा बेस वगैरह है। तो वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, पर उससे अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ टूट वहां पे होने वाली है। नहीं, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, खासकर जो आपने भारत के संदर्भों में स्पष्ट किया कि इस समय देश की सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि हम बेहद बेहद अति बेहद जो दौर में पहुंचे उससे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार उनसे, आभार। धन्यवाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार साहब को, और प्रोफेसर साहब ने स्पष्ट किया कि हमें कैसे बचना चाहिए, क्या कदम तत्काल होना चाहिए, वो उठा लेंगे तो बहुत कुछ जो अभी जितना और नुकसान संभावित है उसमें कुछ तो हम साध पाएंगे। इस चर्चा में इतना ही। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपका अपना जो टिप्पणी हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन टिप्पणी कीजिएगा, राय दीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।